हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का ये लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों हम बात कर रहे हैं न्यूज़ सीरीज के बारे में। आपने इससे पहले न्यूज़ सीरीज के 5 वीडियो देख चुके हैं। इससे पहले हमने आपको न्यूज़ सीरीज के 5 वीडियो 5 लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और आप अगर चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप 5 वीडियो 1 से लेकर 5 तक देख सकते हो। अन्यथा जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हो। अगर आपने बच्चों इस जो हमारी न्यूज़ सीरीज चल रही है ना, इसमें हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो न्यूज़ सीरीज है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। बस आपको इस न्यूज़ सीरीज के अंदर ज्वाइन होना है और आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आपको वो सारे क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे एकदम विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद एग्जांपल्स के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। और बच्चों जो मैंने 5 लेक्चर डिस्कस किए, बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर हैं, लगभग 20-20, 15-15 मिनट के लेक्चर हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो अभी तक हमने लगभग 1 घंटे का कंटेंट आपके सामने अपलोड कर दिया। उस 1 घंटे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए। लगभग 4 से 5 चैप्टर जो है वो फिनिश हो गए हैं, और आगे भी हम आपको कई सारे चैप्टर लगभग इस न्यू सीरीज के अंदर, मैं कहता हूं लगभग 10 से 12 लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे, 11 या 12 लेक्चर। उनमें पूरी बुक के हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने न्यू सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो बच्चों आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को आपको वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है बढ़ांतता पर टिप्पणी करिए। यानी कि बढ़ांतता होती क्या है। आपने इसको पढ़ा होगा बढ़ांतता के बारे में। तो बढ़ांतता को हम क्या कहते हैं, बढ़ांतता क्या होती है, इसकी खोज किसने की, इसको सबसे पहले किसने देखा, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें बढ़ांतता की, तो बढ़ांतता का पता सबसे पहले हॉर्नर ने लगाया था। सबसे पहले जो एक डॉक्टर हॉर्नर थे उन्होंने लगाया था। ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को लाल और हरे रंग में, जो लाल रंग होता है और हरे रंग होता है, इनकी पहचान नहीं होती है। यानी कि लाल रंग हो और हरा रंग हो, इन रंगों की पहचान अगर जिस व्यक्ति को नहीं होती है, समझो उस व्यक्ति को बढ़ांतता है। ठीक है। तथा इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। और आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रोग को लाल हरा अंधापन रोग कहते हैं, तभी आपको लगाना है बढ़ांतता को। ठीक है, समझ में है। इसे प्रोटोन दोष भी कहते हैं, ये चीज भी आपको अंडरलाइन कर रखना है। इसे प्रोटोन दोष भी कहते हैं। अब हो सकता है वो बोर्ड एग्जाम में बढ़ांतता ना दे और कह दे प्रोटोन दोष पर टिप्पणी करिए, या कह दे लाल हरा अंधापन पर टिप्पणी करिए। तो आपको मैं बता रहा हूं इसमें जो भी चीज है वो हर एक क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है। और यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। देखिए एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी वंशागत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और कैसा अप्रभावी, यानी कि इसके दोनों जीन जब होंगे तभी ये प्रभाव अपना दिखा पाएगी। तो इसमें आपको कुछ नोट कर लेना है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको कुछ नोट करना है। देखिए आपको XX, XX, XY, XY। ठीक है। अगर एक पर सी लगी है बढ़ांतता एक पर लगा है। अगर कोई एक गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, अगर कोई एक गुणसूत्र है और उससे ग्रसित है, उस पर बढ़ांतता है, तो क्या होगा, वो अगर जिस स्त्री में ऐसा है कोई एक लिंग गुणसूत्र, तो वह क्या होगी, वाहक होगी, क्योंकि एक्स लिंग से लगना है, अप्रभावी रोग है इसीलिए। क्योंकि एक पर होगा तब प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, जब दोनों पर होगा तभी प्रभाव दिखा पाएगा। और अगर दोनों पर है, एक्स इस पर भी है और इस पर भी, तभी ये बढ़ांत स्त्री कही जाएगी। अन्यथा क्या कहेगी, जब वाहक होगी, की वाहक होगी लेकिन ग्रसित नहीं होगी पूर्ण रूप से। ठीक है। और अगर पुरुष है, कोई पुरुष है, उसमें एक्स गुणसूत्र एक ही होता है, अगर उस पर है तो समझो वो ग्रसित है। पुरुष कभी भी वाहक नहीं हो सकता है, वो चाहे बढ़ांतता हो या फिर वो चाहे हीमोफीलिया हो। ठीक है। फिर अगर XY जो है उस पर कोई पर नहीं तो वो सामान्य पुरुष होगा। ठीक है सर, ऐसा मान लिया। अब सर हमें बताइए इसका आपने क्यों बताया, इसकी क्या हमारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी या हमें बोर्ड एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों आपको जरूरत पड़ेगी, समझिए। आपको इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले लेना है और एक क्वेश्चन को पढ़ना है। बढ़ांत पुरुष और सामान्य स्त्री में बढ़ांतता की वंशागत का रेखीय चित्र समझाइए। देखिए बढ़ांत पुरुष जो है वो बढ़ांत है। अब बढ़ांत पुरुष में हम क्या रखेंगे, X और Y, ऐसे X Y। ये बच्चों हमारा क्या है, पुरुष हो गया, एक ऐसा हो गया बढ़ांत।
सामान्य स्त्री। अब सामान्य स्त्री का मतलब है किसी पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनके दोनों को हम युग्मक बना लेंगे इस तरीके से, ताकि हम इनमें क्या करा सकें, एक तरीके से निषेचन करा सकें, क्रॉस करा सकें, ठीक है। इधर x आ जाएगा, एक x इधर आ जाएगा, इधर y आ जाएगी, इधर x c ऊपर आ जाएगी, समझ में आया। अब इनमें हम कराएंगे क्रॉस, क्योंकि बच्चों कह रहा है सामान्य स्त्री, स्त्री कैसी है, सामान्य है, इसको आप कह दें मादा या फिर स्त्री, लिख देना है जरूर, ठीक है। और पुरुष कैसा है, बढ़ांद। अब हम इस पे कराएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको लेंगे, इसको ऐसे लेकर हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे, फिर हम इसको ऐसे लेंगे, ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे लेंगे और इधर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। समझ में आया। आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको समझिएगा। आप इसको देखिए, यहाँ पर एक्स सी है, यहाँ पर सिंगल एक्स है, यानी कि एक एक्स पर सी रहेगा और एक सिंगल एक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स सी है और यहाँ पर सिंगल एक्स है, ठीक है सर। यहाँ पर एक्स और वाई रहेगा, यहाँ पर एक्स और वाई रहेगा, समझ में आया। एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई रहेगा, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा है बच्चों, ऐसा हमने किसमें बताया था, अगर x के ऊपर एक x के ऊपर है c, तो मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, वाहक स्त्री, यानी कि इसमें क्या होगा, वाहक स्त्री होगी, और ये भी कैसा होगा, वाहक स्त्री होगी। लेकिन जो पुरुष होंगे दोनों, वो कैसे होंगे, सामान्य, सामान्य पुरुष। यानी कि अगर कोई एक बढ़ांत पुरुष है, बढ़ांतता से ग्रसित पुरुष है, और एक अगर वो नॉर्मल स्त्री के साथ विवाह कर लेता है, तो स्त्री और पुरुष के द्वारा जो संतानें होंगी, उसमें जो फीमेल संतान होगी वो तो बढ़ांतता की वाहक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाहक, ग्रसित नहीं होगी पूर्ण रूप से, वो वाहक हो जाएगी। लेकिन उसके जो पुत्र होंगे, जो बेटा होंगे, वो मोस्टली नॉर्मल होंगे, उनमें कोई बढ़ांतता का लक्षण नहीं होगा, समझ में है। ऐसा ही और हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक तरीके से। इसमें देखिए बच्चों, इसमें हमसे क्या कह रहा है समझिएगा, सामान्य पुरुष तथा बढ़ांत स्त्री में बढ़ांतता की वंशागति का रेखीय चित्र बनाइए। यानी कि जो पुरुष कैसा है, सामान्य, यानी कि x और y, ये कैसे हैं, पुरुष हैं। सामान्य पुरुष का इसी प्रकार से तो होता है ना, कोई पर होगा, और बढ़ांत स्त्री का मतलब होगा दोनों पर होगा, दोनों गुणसूत्रों पर होगा, ठीक है। मादा या आप स्त्री भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। अब हम इनके युग्मक बना लेंगे, मैंने आपको पहले बता ही दिया है। इधर x y, इधर x y, इस पर भी c, इस पर भी c, समझ में है। अब देखिए जब बच्चों हम इसका क्रॉस कराएंगे इस तरीके से, आपको क्रॉस करना पहले मैंने बताया अभी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब हमने क्रॉस कराया तो हम क्या देख रहे हैं, एक चीज देखिए, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं, x इसको जब हमने मिलाया इस वाले के c साथ, तो x c और x आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको इस वाले के साथ मिलाया, तब भी x c और x आ गया। फिर हमने इस x c को y के साथ मिलाया, तो x c y आ गया। इस x c को y के साथ मिलाया, x c y आ गया। यानी कि हमें क्या निकल रहा है, एक ऐसा वाहक है, अगर एक पर है एक पर नहीं है तो वाहक स्त्री या वाहक पुत्री होगी, ठीक है। ये भी दोनों कैसे होंगे, वाहक, एक ग्रसित होंगे, ग्रसित पुत्र, यहां पर स्त्री या फिर आप पुत्री भी कर सकते हो, पुत्री, ठीक है, पुत्र। अब देखिए बच्चों, पुत्र होगा, पुत्र, पुत्री नहीं, पुत्र, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर कोई मादा, कोई फीमेल ग्रसित है अगर बढ़ांतता से, और अगर हम उसमें सामान्य पुरुष का उसके साथ विवाह करा देते हैं, तो उसमें जो संतानें होंगी, तो उसमें जो भी हमारी फीमेल संतानें होंगी, यानी जो पुत्री होगी, वो तो क्या होंगी, वाहक होंगी सिर्फ। लेकिन अगर हमारे जो पुत्र होंगे वो पूर्ण रूप से ग्रसित होंगे, बढ़ांतता से ग्रसित होंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते भी है, और भी देखिए बहुत सारा रिवीजन कराएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है बढ़ांत पुरुष तथा बढ़ांत स्त्री में, अगर पुरुष भी बढ़ांत है, स्त्री भी बढ़ांत है, ठीक है, कि संतानों में वंशागत का रेखीय चित्र बनाइए। यानी कि जो हमारा पुरुष है, पुरुष वो भी कैसा है, बढ़ांत, यानी एक्स सी वाई वाला है, और स्त्री भी कैसी है, बढ़ांत है, मादा या फिर स्त्री भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब इनके हम बना लेते हैं सबसे पहले, जो एक तरीके से इनको आप अलग अलग कर लीजिए ताकि आपको क्रॉस करने में आसानी हो जाए, या आप कह सकते हैं युग्मक बना लेते हैं, ठीक है, XC। अब इनमें हम कराते हैं क्रॉस, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हमें नहीं पता है, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट पता भी है लेकिन अगर आपने नहीं बनाया ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपको बना के आना है ऐसे, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, आप पटरी रखकर एकदम सीधी खींचेंगे, फ्लैट लाइन खींचेंगे ताकि आप जो एग्जामिनर देखे उसको अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर XC है, मान लिया XC है, और यहाँ पर भी XC से मिल रहा है तो ये वाला भी XC है, ये वाला XC है, और ये किससे मिल रहा है, XC से, ठीक है। ये वाला XC है और मिल किससे रहा, 22 से। ये वाला XC है और मिल किससे रहा है, 22 से। अब देखिए बच्चों, अगर माता और पिता, पुत्र और जो मादा और पुरुष, या जो हमारे पुरुष और मादा जो दोनों हैं, स्त्री और पुरुष दोनों है ना, अगर वो दोनों ग्रसित हैं, दोनों बढ़ंतता से पीड़ित है ना, तो उनमें जो पुत्री होंगी, जो उनके पुत्री होंगी वो भी ग्रसित होंगी, और जो हमारे पुत्र होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रसित होंगे। तो याद रखना, अगर कोई फीमेल बढ़ांद है और उसका पुरुष भी बढ़ांद है, और तो दोनों में जो संतानें होंगी वो भी बढ़ांद होंगी, वो चाहे मेल संतान पैदा हो या फिर फीमेल संतान पैदा हो। समझ में आया। अब बात करते हैं अगला बच्चों, आपको क्या करना है, मैं इसको दे रहा हूं आपके लिए HW, होम वर्क। इसी तरीके से आपको बनाना है। वाहक महिला तथा बढ़ांद पुरुष, महिला वाहक है, बढ़ांद पुरुष है, उसकी पुरुषों में वंशागत का आपको रेखीय चित्र बनाना है। आपको उसके पुत्र जो होंगे, या आप कह सकते हैं पुत्रों में आप यहां पर लिख लें, या संतानों में वंशागत का रेखीय चित्र बताइए। आपको बढ़ांद संतानें जो होंगी उनमें क्या होगा, और आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में क्या टाइप करना है, ये वाला, इतना आपको रेशियो टाइप कर देना है स्पेस देकर, ताकि हम समझ जाएंगे आपने सही लगाया या फिर गलत। समझ में, इतना काम आप जरूर कर लेना बच्चों, ताकि हम समझ जाएंगे कि आपको चीज़ जो समझ में आई है या फिर नहीं समझ में आई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही ना तो मैं और भी समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगले देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया पर टिप्पणी करिए। जैसे हमने बढ़ंतता को पढ़ा है एकदम डिटेल से, हम हीमोफीलिया को भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। हीमोफीलिया क्या होती है, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब हम बताते हुए चलेंगे। देखिए, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग, देखिए याद रखनी है, हीमोफीलिया को ही ब्लीडर रोग या रोल डिसीज कहते हैं। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम में आपसे ब्लीडर रोग पर टिप्पणी करना ऐसा पूछ सकता है, या रोल डिसीज पर टिप्पणी करना, डिजीज पर क्वेश्चन टिप्पणी करना ऐसा पूछ सकता है। लेकिन एक इसके पूछने के चांसेस सबसे कम है, इसके थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि ब्लीडर रोग पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर आपसे हीमोफीलिया ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं बनता है। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, रक्त का थक्का ना जमने के कारण कौन से रोग से ग्रसित हो सकता है व्यक्ति। अब वहां पर आपको कई सारे ऑप्शन, बढ़ंतता, एक ऑप्शन हीमोफीलिया मिलेगा, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, लगभग 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको हीमोफीलिया भी मिलेगा, ठीक है। और ब्लीडिंग होती रहती है, यानी कि थक्का नहीं जमता है, इसके कारण खून बहता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह भी एक एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। ये भी एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है, यानी कि जो हमारा रेशियो आता है नोट में, मैंने आपको जो बढ़ंतता में बताया वही चीज इसमें रखना है। उसमें हम C रखते थे, इसमें H रखना है। इसमें भी अगर एक पर है तो वाहक होगी, दोनों पर है तभी स्त्री, मतलब जो फीमेल होगी वो हमारी ग्रसित होगी। अगर एक पर भी है तो पुरुष हमारा हीमोफिलिक होगा, और अगर X पर भी नहीं है तो हमारा वाहक वो सामान्य पुरुष होगा। समझ में आया। तो इस चीज को अभी नोट डाउन कर लीजिए, और आगे देखिए, इस पर भी हम क्वेश्चन बात करते हैं, इस पर भी हम उसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से लगाएंगे। देखिए, वाहक स्त्री तथा सामान्य पुरुष में हीमोफीलिया का संतानों में रेखीय चित्र बनाइए, यानी कि वाहक स्त्री वाहक है, पुरुष सामान्य। अब देखिए, वाहक स्त्री का मतलब हो जाएगा एक्स गुणसूत्र होते हैं, स्त्री वाहक है मतलब एक पर हो गए, ये हमारी हो गई मादा, ठीक है। और सामान्य पुरुष यानी कि XY, ये क्या होगा हमारा, नर भी कह सकते हैं या फिर आप पुरुष कह सकते हैं, चलो नर लिख लेते हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, युग्मक बनाएंगे। उसी तरीके से क्रॉस कराना है आपको जिस तरीके से हमने बढ़ंतता के अंदर कराया था, ठीक है। अब देखिए, X, इसके ऊपर H रखना हमें ऐसे, इस पर X नहीं रखना है, XY। अब इसमें हम क्रॉस कराते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए बच्चों, इसको मैंने इधर से लिया और इसके साथ मिला दिया। अब हमने इसको लिया, पहले इसके साथ मिला दिया,
अब हमने इसको लिया, इसके साथ मिला दिया, समझ में आया। अब हम बनाते हैं इसका रेशियो क्या क्या आता है। देखिए यहाँ पर x है, इसके ऊपर H है, और ये जो मिल रहा है इसके ऊपर H नहीं है। ये X है, इसके ऊपर H है, ये हीमोफिलिक है, इसके ऊपर नहीं है, Y है, ठीक है। ये X किसी पे नहीं है, XY, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर वाहक है, वाहक पुत्री, ग्रसित पुत्र, सामान्य पुत्री, सामान्य पुत्र। देख रहे हो, अगर एक स्त्री जो है वो वाहक है और पुरुष नॉर्मल है, तब भी हमारा एक पुत्र जो है वो ग्रसित हो रहा है इससे। देखिए यहाँ पर एक स्त्री जो एक पुत्री होगी वो तो वाहक होगी, लेकिन एक पुत्र जो होगा वो हमारा ग्रसित हो सकता है, ग्रसित होगा। और एक पुत्र जो होगा वो हमारी पुत्र और पुत्री नॉर्मल होंगी बिल्कुल, यानी कि चांसेस हैं कि वो पुत्र हमारा अगर होगा वो ग्रसित भी हो सकता है और वो नॉर्मल भी हो सकता है, और चांस है जो पुत्री होगी वो सामान्य भी हो सकती है और वाहक भी हो सकती है। आपको इस तरीके से रेखीय चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर, रेखीय चित्र पर ऐसे। देखिए बच्चों अगला हमारा क्या है कि हीमोफिलिक स्त्री तथा सामान्य पुरुष की संतानों में हीमोफीलिया का वंशागति का रेखीय चित्र बनाइए। हीमोफीलिया जो होगी इसकी वंशागति कैसी होगी, इसका आपको रेखीय चित्र बनाना है, समझिएगा। हीमोफिलिक स्त्री यानी कि जो स्त्री है वो हीमोफिलिक है, XX, इस पर VH है, इस पर VH, AV गुणसूत्र ग्रसित है, AV। अब हमारे पास जो पुरुष है वो हमारा नॉर्मल है, यानी कि नर नॉर्मल है और जो मादा है वो हमारी ग्रसित है। बनाएंगे इनके युग्मक, ठीक है, XY XX, ठीक है। बनाइए इसका, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, हमारे पुत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई इसका। ठीक है, ऐसा कुछ आया, बन गया। अब हम इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। इधर X है, इस पर X पर है, X नहीं है, ठीक है। इधर X पर है और Y पर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, X है, X पर नहीं, X पर है Y। अब देखो क्या गजब, देखिए हमारा ये पुत्र है, ये क्या है, पुत्र कैसा होगा, ग्रसित होगा, क्योंकि पुत्र में अगर एक पर भी है, क्योंकि बाई पे उसमें मतलब नहीं है, X पर है तब ग्रसित हो जाता है। ये हमारी पुत्री होगी, पुत्री कैसी होगी बच्चों, वाहक। ये पुत्री कैसी होगी, वाहक। पुत्र कैसा होगा बच्चों, ग्रसित। देखिए अगर हीमोफिलिक स्त्री है, स्त्री जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है, और पुत्र जो पुरुष है वो नॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य, ठीक है। लेकिन जो संतानें होंगी, होगा क्या, उसमें जो पुत्र होगा, पुत्र जो होंगे वो तो ग्रसित ही होंगे 100%, लेकिन पुत्री जो होंगी वो वाहक होंगी, ये भी गारंटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है, समझ में आया। अगला देखिए, हीमोफिलिक स्त्री तथा हीमोफिलिक पुरुष में संतानों में हीमोफीलिया की बढ़ंता का रेखीय चित्र बनाइए। ये भी मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, यानी कि HW होमवर्क। आपको क्या करना है, बढ़ंता आगे टाइप कर देना, फिर उसका रेशो बता देना, और आपको हीमोफीलिया टाइप कर देना है, उसका आपको रिजल्ट बता देना क्या आएगा। क्योंकि बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको 2 बता दिए, आपके समझ में आ गए, ये वाला आप आसानी से कर सकते हो। कमेंट जरूर कर देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा रोग है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। देखिए होता क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया को ए फिलिंग ने खोजा था। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो था एक रोग है जिसको ए फिलिंग ने खोजा था। इस रोग में फिनाइल एनिलीन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम का एक अप्रभावी जीन के कारण अपघटन नहीं हो पाता है, यानी कि टूट नहीं पाता है। फिनाइल एनिलीन जो है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, इसको डॉक्टर ए फिलिंग ने खोजा था। इसमें होता क्या है, फिनाइल एलिनिन जो होता है एक एंजाइम होता है हाइड्रॉक्सिलेज, इसका एक अप्रभावी जीन के कारण अपघटन नहीं हो पाता है और फिनाइल एलिनिन रक्त में बहता रहता है। अपघटन हो नहीं पाता है तो क्या होता है, रक्त में बहता रहता है। और ये फिनाइल एलिनिन जोड़ों पर
जोड़ों पर तथा ब्रेन में जम जाता है। जोड़ होंगे जहां पर ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर जम जाता है, ब्रेन में भी जम जाता है, जिससे क्या होता है, अब जब ब्रेन में जल गया तो जम गया तो अल्प बुद्धिता आती है, यानी कि अल्प बुद्धिता मतलब दिमाग थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसकी मात्रा अधिक होने पर ये मूत्र या और पसीने के साथ बाहर आने लगता है। क्या होता है, बाहर आने लगता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं इनके बारे में समझ लीजिए। इस रोग में मस्तिष्क में फिनाइलएलनिन के पहुंचने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, यानी कि इसके जो हमारे इफेक्ट हैं या लक्षण कह सकते हैं, इसमें क्या होगा, मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। और पैरों की पेशियों और उपास्थियां प्रभावित होती हैं, जिससे चलने में पीड़ा होती है, ठीक है। अगला है फिनाइलएलनिन को किडनी पूरी तरह से अलग नहीं कर पाती, जिससे मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। अब देखिए किडनी कार्य करती है क्या, छानने का, तो क्या होता है, इसको पूरी तरह से अलग कर नहीं पाती, इसी के कारण मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। समझ में है? तो इसके जो पॉइंट है इनको भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया की परिभाषा भी आपको ध्यान में रखना है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों है हमारा रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, ठीक है। रंजकहीनता क्या होता है इसको समझिएगा। रंजकहीनता में बालों, त्वचा और आंखों का जो रंग होता है वो मेलानिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। जैसा भी रंग होगा, आंख का रंग जैसा भी होता है नॉर्मली, त्वचा का जैसा रंग होता है, बालों का काला रंग होता है, ये क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। एक मेलानिन पिगमेंट होता है, एक कलर होता है, उसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। लेकिन मेलानिन अगर ना बने तो ना बनने पर बालों, त्वचा और आंखों का रंग जो होता है वो सफेद हो जाता है। जब मेलानिन बनेगा नहीं तो इसका रंग क्या हो जाएगा, सफेद, और इस रंग सफेद हो जाता है, इसे हम रंजकहीनता कहते हैं। आप लोग कभी कभी ट्रैवल किया होगा, अगर आप कहीं गए होंगे प्लेसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर, तो वहां पर देखा होगा कुछ व्यक्ति एकदम भूरे बिल्कुल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, रंजकहीनता से ग्रसित होते हैं, उनके अंदर मेलानिन नहीं बन रहा होता, ठीक है। फिर यह एक आनुवंशिक रोग है और माता पिता के ग्रसित होने पर, माता पिता दोनों में होने पर या दोनों को ग्रसित होने पर ये रोग जो होता है संतानों में पहुंच जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नोट पॉइंट है, देखिए। अगर कैपिटल ए है दोनों में तो वो होगा सामान्य, अगर कैपिटल ए स्मॉल है तो विषम युग्मजी होगा, और स्मॉल ए दोनों में है तो रंजकहीनता से ग्रसित होगा। अब देखिए यहाँ पर एल्बिनिज्म का नाम जब लिखा है, एक स्मॉल बनाया गया है, यहाँ पर देखिए ये स्मॉल बनाया गया इसीलिए, ठीक है। तो अगर कैपिटल ए दोनों है तो वो सामान्य होगा, अगर एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है तो वो क्या होंगे, विषम युग्मजी होंगे, यानी कि समयुग्मजी नहीं है। और अगर स्मॉल ए दोनों यानी कि समयुग्मजी यानी कि रंजकहीनता से ग्रसित होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। इस पर भी हमारे न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आते हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे हमने हीमोफीलिया वडांता की बात की, विषम युग्मजी स्त्री तथा समयुग्मजी पुत्र, यहाँ पर बच्चों विषम युग्मजी स्त्री तथा विषम युग्मजी पुरुष की संतानों में रंजक जो हीनता होगी उसकी वंशागति आपको बतानी है, ठीक है। पुत्र कैसा है, जो मादा कैसी है, विषम युग्मजी, ठीक है। यहाँ पर मादा या स्त्री लिखिएगा। विषम युग्मजी का मतलब एक कैपिटल ए होगा एक स्मॉल ए होगा, यहाँ पर भी एक कैपिटल ए होगा एक स्मॉल ए होगा, ये हमारा नर है यानी कि पुरुष है। इसमें भी उस तरीके से हम बना लेंगे क्या, अपने युग्मक जो बनाते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल है, ठीक है। क्रॉस कराइएगा, देखिए भाई क्या आता है हमारा रिजल्ट। ठीक है, क्रॉस कराया हमारा कुछ इस प्रकार से बना है, देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए इस कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों है, ठीक है। अब कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल है, अब यहाँ पर स्मॉल, ठीक है। अब देखिए अगर उसमें कुछ तो जो होंगे वो सामान्य होंगे, कैपिटल ए वाले कैसे हैं हमारे बच्चों, सामान्य है, ठीक है। ये कैसे हों, विषम युग्मजी होंगे, ये कैसे हैं, दोनों विषम युग्मजी हैं। ये कैसे हैं, रंजकहीनता है, रंजकहीनता, इनमें रंजकहीनता होगी, तो कुछ में रंजकहीनता होगी, कुछ विषम युग्मजी होंगे, कुछ सामान्य होंगे। तो ये आपको रेशियो बताना है, इसमें पुत्र पुत्री का हम नहीं बता सकते हैं कि पुत्र होगा पुत्री, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब आगे इसी का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा है समयुग्मजी पुरुष तथा विषम युग्मजी स्त्री की संतानों में रंजकहीनता का वंशागत, यानी कि जो हमारा पुरुष है वो कैसा, समयुग्मजी, यानी कि स्मॉल है। अब इसमें पुरुष या और मादा कह दिया है, लेकिन इसमें कोई वो तो है नहीं। और विषम युग्मजी स्त्री, यानी कि आप यहाँ पर स्त्री डाल लीजिए, स्मॉल ए होगा। इनके जब हम युग्मक बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, युग्मक,
समयुग्मजी का मतलब समान या फिर ग्रसित, ठीक है। ए कैपिटल ए स्मॉल ए हम बना लेते हैं, देखिए जल्दी से। ए है, इसका हो गया ए, इसका ए और इसका ए गया, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या आया, इसमें देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए था, कैपिटल ए के साथ मिला तो कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ मिला गया, इसमें कैपिटल और स्मॉल मिला, इसमें स्मॉल और स्मॉल मिला, यानी कि ये तो रंजकहीनता से ग्रसित रंजकहीनता होगी। एक ऐसा होगा विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी ग्रसित विषमयुग्मजी। तो अगर पुरुष जो है वो समयुग्मजी है, मादा विषमयुग्मजी है, तो कुछ तो हमारे ग्रसित होंगे, 50% ग्रसित होंगे और 50% विषमयुग्मजी होंगे। समझ में है? तो इस तरीके से आपको विषम जो हमारा रंजकहीनता, इस पर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है दांत्र कोशिका रक्तता। दांत्र कोशिका रक्तता सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो होता है दांत्र कोशिका रक्तता, इस पर भी हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है? यह एक अप्रभावी रोग है, या रोग कैसा है? अप्रभावी रोग है। इसमें आरबीसी जो होते हैं हंसियाकार हो जाते हैं। आरबीसी कैसे होंगे? हंसियाकार हो जाते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, इससे हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण की वजह से कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर के अंदर किया जाता है, ठीक है, ब्लड के द्वारा, ठीक है। अब इसमें होता क्या, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें अगर विषमयुग्मजी कोई व्यक्ति है, एच हीमोग्लोबिन को एचबी से लिखते हैं, हीमोग्लोबिन एस जो है इसका मतलब है जो एस ए है, एस एक एचबी एस है, एक एचबी ए है, तो क्या होगा? सामान्य जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि विषमयुग्मजी दोनों समान नहीं है, ठीक है। ये तो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित एक है, एक से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य जीवन यापन कर सकता है, लेकिन अगर वो समयुग्मजी है, एचबी एस दोनों है, दोनों सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं, दोनों हीमोग्लोबिन, तो सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकता। ये चीज आपको याद रखना है। और इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन इस पर बनता है ज्यादातर, और यही पूछा जाता है कि पिता के शुक्राणु ए और एस एलील जबकि माता के अंडाणु में एएस एलील है, तो इसकी वंशागति बताइए। अब देखिए यहां पर बात करें हम शुक्राणु की, शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म और अंडाणु को कहते हैं ओवम। अंडाणु कैसा है? एएस है, और शुक्राणु भी हमारे कैसे हैं? एएस है। तो हम इनके युग्मक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें होनी चाहिए। ए अब एएस, अब यहाँ पर एचबी में जोड़ देना है, एचबी ए इसको कर दीजिए, इसको एचबी एस कर दीजिए, इसको एचबी ए कर दीजिए, इसको एचबी एस कर दीजिए। समझ में है? एचबी एस करके एचबी ए कर दीजिए। अब देखिए इसका चित्र बना दीजिए आप इस तरीके से, मिला दिया आप। अब देखिए इसका रेशो निकाल दीजिए, क्या आएगा? यहां पर देखिए एच बी ए जो था ए से मिल रहा है, एच बी ए और एच बी ए आया, ठीक है। यहाँ पर एच बी ए जो है वो एच बी एस से मिला, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एच बी एस, फिर एच बी ए लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर एच बी एस, एच बी ए, यहाँ पर एच बी एस और एच बी एस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? समयुग्मजी है, समयुग्मजी है। एक ऐसा है विषमयुग्मजी है, एक ऐसा है विषमयुग्मजी। ए भी हमारा विषमयुग्मजी, तो ये दोनों कैसे हैं बच्चों? विषमयुग्मजी हैं। ए भी हमारा कैसा है? समयुग्मजी, समयुग्मजी। तो याद रखिएगा अगर कोई एक दोनों समयुग्मजी होते तो क्या होंगे? वो सामान्य जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। अगर एक समयुग्मजी अगर वो विषमयुग्मजी तो वो सामान्य जीवन यापन कर सकता है, वो जी सकता है, लेकिन अगर वो विषमयुग्मजी तो उसके जीने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आरबीसी जो होंगी वो हंसियाकार होती रहेंगी, और आपको पता ही है कि आरबीसी में जो हमारी जो ब्लड होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग लाल होता है। तो अगर आरबीसी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो आप समझिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जिसके अंदर ब्लड होगा ब्लड जम जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बच्चों ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, जो लेक्चर
लेक्चर नंबर हमारा जो 5 हुआ है इसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हाँ सॉरी, ये लेक्चर नंबर 6 था हमारा इस न्यू सीरीज का, और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना जो भी आपको होमवर्क दिया गया, ठीक है बच्चों। तो हम आपके लिए हाजिर होंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एकदम न्यू सीरीज के अंदर धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।